नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुबह जब मैंने अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीयों की तस्वीरें देखी तो दिल भर आया, दुख हुआ। अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन में सवार अपने देश के लोगों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगाए देख गुस्सा भी आया और दिल पर रोया भी। आज अमेरिका की इस हरकत का जिक्र हमारे पार्लियामेंट में भी हुआ। विपक्ष के नेताओं ने तीखे सवाल पूछे, जैसे अमेरिकी सेना के विमान को भारत में उतरने की परमिशन क्यों दी गई? भारत सरकार ने भारतीयों को वापस लाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेजा? भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर क्यों भेजा गया? सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इलीगल माइग्रेंट्स इंडियंस को सरकार के साथ बातचीत के बाद ही अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि डिपोर्ट करने वाले लोगों को कैसे भेजा जाए, इसका फैसला डिपोर्ट करने वाली कंट्री की पॉलिसी के आधार पर होता है। उनका एक एसओपी है, इसके आधार पर वो लोगों को भेजते हैं। इस पर हमारी सरकार का कोई बस नहीं चलता। लेकिन इलीगल तरीके से विदेश जाने वालों को डिपोर्ट करते समय उनको अमानवीय तरीके से न लाया जाए, भारत सरकार इसकी कोशिश करेगी। जो लोग कल अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट से अमृतसर पहुंचे, उनकी लिस्ट भारत सरकार को पहले से दी गई थी। सरकार ने इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे। जब पूरी तरह से उनकी पहचान स्थापित हो गई, उसके बाद ही इन लोगों को भारत में डिपोर्ट किया गया। एस जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया कि अब सरकार अमेरिका से वापस भेजे गए एक एक भारतीय नागरिक से बात कर रही है। ये पता लगा रही है कि वो अमेरिका कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, किन लोगों की मदद से पहुंचे, ताकि उन गैंग्स का पता लगाया जा सके जो भोले भाले लोगों को मुसीबत में फंसाकर पैसा बनाते हैं। जो लोग वापस आए हैं, ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे गैंग्स को लाखों रुपए देकर अमेरिका पहुंचे थे। ये रकम जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा की गई थी। अब इन लोगों के पास न जमीन बची न नौकरी। सरकार इन लोगों की मदद कैसे करेगी, इस पर जयशंकर ने कहा कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बात मैं आपको दिखाऊंगा। जो भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए हैं, उनमें से कई लोगों की दास्तां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिन्हें देखकर आज हर भारतीय को दुख पहुंचा। असल में आज अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल यानी सीमा पर गश्त करने वाली फोर्स ने डिपोर्ट किए गए भारतीयों का वीडियो रिलीज किया। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइक डब्ल्यू बैंक्स ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि बॉर्डर पेट्रोल और उसके सहयोगियों ने अवैध रूप से अमेरिका में घुसे 104 भारतीयों को वापस भेज दिया। अवैध अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की यह सबसे लंबी फ्लाइट थी, जिसके लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया गया। माइक डब्ल्यू बैंक्स ने लिखा कि अमेरिका में जो भी अवैध रूप से दाखिल होगा उसे इसी तरह डिपोर्ट किया जाएगा। वीडियो में हथकड़ियों और बेड़ियों से बंधे इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स मिलिट्री प्लेन में सवार होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे पीछे अमेरिकी आर्मी के जवान भी प्लेन में जाते हुए दिखाई दिए। जैसे वीडियो सामने आया, ऑपोजिशन पार्टियों के नेता एक्टिव हो गए। विरोधी दलों ने इसे भारत का अपमान बताया। कहा कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने जिस तरह से बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर भेजा, यह अपमानजनक है। सरकार इस पर जवाब दे। हालांकि आज सुबह यह खबर आ गई थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बयान देंगे, सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। विदेश मंत्री का बयान 2 बजे होना था, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों के सांसदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम एमपीज ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। केसी वेणुगोपाल, धर्मेंद्र यादव और गुरजीत सिंह औजला जैसे कई सांसद तो हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचे थे। इन नेताओं का आरोप है कि अमेरिका ने डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनको 40 घंटे की फ्लाइट में लगातार सीट पर बिठाए रखा, टॉयलेट जाने से भी रोका गया।
उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और मोदी सरकार खामोशी से तमाशा देखती रही। प्रियंका ने कहा कि सरकार ने अमेरिकी सेना के जहाज में भारतीयों को लाने की परमिशन क्यों दी, अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा, हमारे नागरिकों का जो अपमान हुआ उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? प्रियंका गांधी की बात को आगे बढ़ाया शशि थरूर ने। शशि थरूर ने कहा कि जो लोग गलत रास्ते से लीगल डॉक्यूमेंट्स के बगैर दूसरे देशों में जाते हैं, उस देश को ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने का पूरा अधिकार है। इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने में अमेरिका की कोई गलती नहीं है, लेकिन भारतीयों के साथ जो सलूक किया गया वो गलत था। शशि थरूर ने कहा उन्हें तो इस बात पर हैरानी है कि हमारी सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। होती है तरीका से, क्योंकि हमने मान लिया कि उनको पूरा हक है उनके देश में जो लोग गैर कानूनी रह रहे हैं उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, उनको वापस भेजने का पूरा हक है। दूसरी बात है कि अगर वो लोग, कोई सबूत है कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं, तो हमें एक जिम्मेदारी भी है उनको स्वीकार करने के लिए। इन दोनों विषय पे तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जिस तरीके से किया, ये हमारे लोगों को अपमान करके किया, जंजीर में लग के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भेज दिया, ये तो भारत स्वीकार नहीं करना चाहिए था। हम लोग स्पष्ट करना चाहिए था अमेरिका को कि एक बार आ गए, लेकिन अगली बार ये नहीं मानेंगे, ना आपकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लैंड करने का इजाज़त देंगे, ना हम मानेंगे कि आप जंजीर लगा के हमारे लोग को ऐसे अपमान करें। हमारे देश की सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप जरा ध्यान दें। प्रधानमंत्री फरवरी महीने में जा भी रहे हैं अमेरिका। बिल्कुल, अगले हफ्ते जा रहे हैं। अगले हफ्ते अगर वो जा रहे हैं तो जाने के पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इस ऐसी चीज़ों बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार पर और जोरदार हमला किया। अखिलेश ने कहा भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले आज मौन क्यों हैं? अब विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि भारतीय गलत रास्तों से दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हुए और फिर वहां से हथकड़ी लगाकर वापस लौटना पड़ रहा है। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में विरोधी दलों के सारे आरोपों के जवाब दिए। जयशंकर ने बताया कि अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का यही प्रोसीजर है, यही प्रक्रिया है। महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, बाकी लोगों को इसी तरह वापस भेजा जाता है और पहले भी ऐसा हो चुका है। विदेश मंत्री ने बताया कि इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के नागरिकों को पिछले 15 सालों से इसी तरह डिपोर्ट किया जाता रहा है, वापस भारत भेजा जाता रहा है। यह पिछली सरकारों के समय में भी हुआ था, यह सवाल उठाने वालों की सरकार के समय में हुआ था, इसलिए कोई नई बात नहीं है। जयशंकर ने बताया कि 2009 से अब तक 14,877 भारतीय नागरिकों को अमेरिका डिपोर्ट कर चुका है। अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होने वालों को डिपोर्ट करता है, इसलिए वो सिविलियन एयरक्राफ्ट और मिलिट्री प्लेन दोनों का इस्तेमाल करता है।
विदेश मंत्री ने कहा, असली समस्या गैर कानूनी तरीकों से विदेश जाने की है, इसलिए सरकार डिपोर्ट किए गए लोगों से बात करके उन लोगों का पता लगा रही है जिन्होंने उन्हें अवैध रूप से अमेरिका भेजा। विदेश मंत्री ने कहा, भारत के नागरिकों को गलत रास्तों से अमेरिका भेजने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। The process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. We have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry. एस जयशंकर ने अपने बयान में सारे रेलेवेंट सवालों के जवाब दिए, लेकिन विरोधी दलों के नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए। सदन में शोर शराबा हुआ तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को इस मुद्दे पर सरकार से और सवाल पूछने का मौका दिया। कई तरह के सवाल पूछे गए। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, सरकार बताए क्या भारतीयों को डिपोर्ट करने से पहले अमेरिकी प्रशासन ने भारत सरकार को भरोसे में लिया था। कुछ सांसदों ने पूछा कि अमेरिका ने इन लोगों को कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं दिया, सरकार ने भारतीयों को वापस लाने का इंतजाम खुद क्यों नहीं किया। लेकिन आरजेडी के मनोज झा ने विदेश मंत्री से 3 स्पेसिफिक सवाल पूछे। मनोज झा ने पूछा, क्या अमेरिका से अभी और भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा, उनको वापस लाने के लिए क्या सरकार कोई इंतजाम कर रही है, और जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है उनको अमेरिका में भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने कोई मदद की या नहीं। How much advance notice that the government of India received for this US deportation? Yes. And how many much more are in the pipeline? Number one. Number two, did the Indian embassy or the consulate provide any kind of legal or consulate service sought by them? Yes. Or if not at all, what was? What the government is doing about the agents and agencies which openly on their website claim that they'll make you reach your favored destination. Will the Indian government raise this, particularly the inhuman aspect of it, which scares us all, intimidates us, at a multilateral platform or in a bilateral manner? इन सब सवालों के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन ने इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बारे में भारत सरकार से बात की थी। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उन लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस की मांग नहीं की, अगर करते तो एम्बेसी इसके लिए तैयार थी। लेकिन भारत सरकार ने इन लोगों की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें वापस लिया। विदेश मंत्री ने कहा, जहां तक आर्मी के प्लेन से भेजने का सवाल है तो इलीगल माइग्रेंट्स को आर्मी के जहाज से भेजा जाए या कमर्शियल फ्लाइट से, इसका फैसला वही देश करता है जो लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। एस जयशंकर ने बार बार कहा कि इलीगल माइग्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे कोई देश सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करना जरूरी है। सरकार अमेरिका से वापस भेजे गए लोगों से बात करके उन गैंग्स तक पहुंचेगी जिन्होंने इन लोगों को पैसे लेकर डंकी रूट से अमेरिका भेजा। The procedure, sir, is we have looked at deportations for the last 15 years.
It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. The procedure, whether it was a military aircraft, whether it was a chartered aircraft, was exactly the same. Consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked their verification, we have ensured that they are Indians. The advance notice was given. The advance notice was given. Then, sir, the issue was raised, do they have property? We are not aware that they have property, but if they have anything, we will be responsive to that. अमेरिका ने जिस तरह से हथकड़ी बेड़ी पहनाकर भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया, वो इनह्यूमन है, इंसानियत के खिलाफ है। ये सही है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपराधी हैं और अमेरिका ने कई देशों के इलीगल माइग्रेंट्स को अपने देश से इसी तरह निकालने का फैसला किया है। ये उस मुल्क का अधिकार है, लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करने का अधिकार किसी मुल्क को नहीं दिया जा सकता। अमेरिका ने इंडियंस को पहले भी इसी तरह एक्सट्राइड किया था, पहले भी निर्वासन इसी तरह इनह्यूमन तरीके से हुए थे, क्योंकि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स को हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर डिपोर्ट किया जाता है। इसी एसओपी के आधार पर 2012 से डिपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन पहले की सरकारों ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसीलिए अमेरिकी सेना के प्लेन में सवार हथकड़ी बेड़ी पहने भारतीयों की तस्वीरें देखने को मिली। ये तस्वीरें वाकई में दुखदाई हैं। जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें से ज्यादातर लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें तो किसी एजेंट ने धोखा दिया, एजेंट को पैसा देने के लिए किसी ने कर्जा लिया, किसी ने जायदाद बेची, किसी ने अपना घर गिरवी रख दिया। आज इनमें से बहुत सारे लोगों से हमारे रिपोर्टर से बात की। इतना वक्त तो नहीं है कि मैं आपको सबकी पूरी कहानी सुना सकूं, लेकिन कुछ लोगों की चुनी हुई बात आपको मैं सुनाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। अमृतसर के रहने वाले दलेर सिंह ने बताया कि अमेरिका का वैलिड वीजा हासिल करने के लिए उन्होंने एजेंट को 40 लाख रुपए की रकम दी। इसके बाद दलेर सिंह के परिवार ने खेत बेचा, जमीन गिरवी रखी, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। एजेंट ने उन्हें वैलिड वीजा दिलाने की बात करके पहले यूरोप भेजा, फिर वहां से ब्राजील में दलेर सिंह को फिर से वैलिड वीजा का ख्वाब दिखाया गया। आखिर में उन्हें सेंट्रल अमेरिका के रास्ते पनामा होते हुए पहले मैक्सिको के टिजुआना शहर भेजा गया। वहां से उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन डिएगो इलाके में अवैध रूप से घुसाया गया। लेकिन अमेरिका में दाखिल होते ही दलेर सिंह और उनके साथी पकड़े गए। उनको 20 दिन तक डिटेंशन कैंप में रखा गया और कल वापस भारत भेज दिया गया। दलेर सिंह अब अपना कर्ज चुकाने के लिए सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राजील से यूएसए का वीजा लगवाएंगे। अच्छा। पर वो झूठ मार के लेके गए, मेरे को फंसा गए। चैन बनी हुई इनकी, पंजाब से, दुबई से, ब्राजील से आगे आगे इनकी चैन होती है। तो क्या जो खर्चा होता है कैसे होता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक फर्स्ट लेवल का होता है या सेकंड लेवल का होता है, आप पनामा के थ्रू गए तो वो सेकंड लेवल का था। वो अलग अलग इनके पैसे का रूट होता है। अच्छा, अगर ज्यादा पैसे दें तो? ज्यादा पैसा देंगे तो वो फिर ऊपर वाले रूट में ले जाए। वाला रूट कौन सा होता है वो? ऊपर वाला यूरोप वाला होता है। अच्छा। यूरोप से सिल्वाडोर लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, सिल्वाडोर से ग्वाटामाला, ये मेक्सिको। आप कौन से रूट से गए थे? मैं तो 1 नंबर वाले रूट पे गया था, पर मेरे को तो नीचे लगा दिया। उन लोगों ने इधर से झूठ मार के
लेके गए हैं, ब्राजील बैठाया, ब्राजील से बोलते हैं आपका इधर से फिंगर करवा के प्रॉपर तौर पे यूएसए का वीजा आसानी से मिल जाता है, पर वो झूठ मार के लेके गए। मैं उतरा था तेजवाना बॉर्डर है अमेरिका का, जो कैंप था वो सैंडियो कैंप था उनका, सैंडियो यूएसए का, उधर 20 दिन रखा उन लोगों ने। जब हथकड़ी उन्होंने लगाई तो क्या महिलाओं और बच्चों को भी लगाई है या सिर्फ महिलाएं को भी? बच्चों को भी नहीं लगाई, लेडीज को जेंट्स को लगाई थी, जो अंडर एज थे ना उनको नहीं लगाई। मैं तो यही सरकार से मदद मांगता हूँ कि हमारे को नौकरी की कोई देनी चाहिए सहायता, जब पैसा मुड़ जाए इनसे। पैसा बहुत ज्यादा लग गया। कैसे अरेंज किया? हाँ पहली रखी है मैंने, 1.5 किला रखा है, ते बाकी मैं कुछ रिश्तेदार तो चुके है, कुछ मेरे फ्रेंडा ने दिते, क्योंकि बहुत अमाउंट है ना, 40 तो 45 50,000 50-60 लाख लग जाता है। मैं तो भगवान का बहुत शुक्र करता हूँ कि मैं सही सलामत पहुँच गया हूँ। मैं पंजाब से यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि 1 नंबर में जाए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 लोगों में गुरदासपुर के जसपाल सिंह भी हैं। जसपाल सिंह 2.5 साल पहले इंग्लैंड गए थे, वहां उन्होंने 2 साल काम किया। फिर अमेरिका जाने के लिए जसपाल ने फेसबुक के जरिए एक एजेंट से कांटेक्ट किया। एजेंट ने उन्हें अमेरिका का वीजा दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके एवज में 40 लाख रुपए मांगे। जसपाल ने जैसे तैसे इंतजाम करके 40 लाख रुपए दिए, लेकिन जसपाल के साथ भी धोखा हुआ। उनको भी पहले ब्राजील भेजा गया, फिर वहां से सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको होते हुए अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर कराने की कोशिश की गई। जसपाल ने बताया कि पूरा सफर भयानक था। कभी जंगल में रात बितानी पड़ी तो कभी नदी पार करनी पड़ी। रास्ते में कई बार उनके साथ मारपीट हुई, उनका मोबाइल, कपड़े, कैश लूट लिया गया। जसपाल ने बताया कि उनके साथ बहुत से अप्रवासी थे। रास्ते में बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई तो एजेंट्स ने उनको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। जसपाल ने बताया कि वो 24 जनवरी को अमेरिका में दाखिल हुए थे और तुरंत पकड़े गए। 11 दिन तक उनको डिटेंशन कैंप पे रखने के बाद डिपोर्ट कर दिया गया। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था, तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से, तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ से लग गया है। वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था रहा, जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल थी, परेशानी बहुत आई। अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था 2025 में। तो कितने दिन वहाँ पे रहे? मैं उधर 11 दिन रहा हूँ। तो कैसे पकड़े गए? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को पकड़ लेते। हमारे को हाथ घड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के, तो बांध के लेके आए थे। कुछ खाने को दिया जाए? खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही देते थे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 में से 33 लोग हरियाणा के हैं। इनमें से 9 तो अकेले करनाल जिले के घरौंडा गांव के रहने वाले थे। कुल 9 लड़के 10 महीने पहले अमेरिका जाने के लिए निकले थे। 2 की रास्ते में मौत हो गई। बाकी 7 लड़के 10 दिन पहले 26 जनवरी को अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए थे और उसी दिन पकड़ लिए गए। अमेरिका से वापस भेजे गए आकाश के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने 2.5 बीघा जमीन बेचकर भाई को अमेरिका भेजा था। 10 महीने में तमाम तरह की मुसीबतें झेलने के बाद आकाश अमेरिका पहुंच तो गया, लेकिन 8 दिन अमेरिका की जेल में रहने के बाद वापस आना पड़ा। सारा अमेरिका के और ये जो 26 तारीख है, इस 26 तारीख को इसने एंटर किया था अमेरिका के अंदर। तो एंटर करने के बाद सर इसको 8 दिन में सर डिपोर्ट भी हो गया, सारा काम हो गया। जैसे में इमिग्रेशन वाले होते हैं, चौकी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मैं पकड़ के ले गए इसको चौकी में। 4-5 लड़के थे जो आसपास के थे। 65 लाख रुपए लगा के तो एक कम से कम मैंने एजेंट को दिए थे
तो 5-6 लाख रुपए मैंने भी अपने दौरे से दे रखे हैं, इसको गूगल पे कर रखी है वगैरह, फ़ोन पे भी फेडरल ऐप से भी कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मेरे नाम आता था। ये बेच के 2.5 किले मैंने इसको अमेरिका भेजा था। यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से थापाचुल्ला, थापाचुल्ला से गुआटामाला, गुआटामाला से मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है जंगल एरिया। तो ये जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था सर, तो इसको 6-7 दिन लगे थे जंगल पार होने के लिए। तो कहने मतलब ये 8-9 महीने करीब तो उसको इस रास्ते में लग गए थे। 9 लड़के थे, 9 लड़के में से 2 लड़के तो पहाड़ी, जो एक पहाड़ी होती है जिसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो 2 लड़के तो पहाड़ी पे से गिर गए थे नीचे से। पहाड़ी पे गिरने के बाद में दोनों तो मौके पे एंड खत्म हो गए। एक बल्कि पानी में लाश भी देखी है उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे को, भाई ने मेरे। मतलब घने बुरा हाल है सर जंगल के थ्रू जो जाते हैं बच्चे। भाई बच्चा सोचता है भाई बाहर जाता हूँ मैं भी सेटल हो जाऊँगा, मेरे घर को भी सेटल कर लूँगा, तो इसलिए अपना ज़मीन बेचारा कदम उठाता है भाई, बेच के बाज के। वो पीछे तो देखो किसी पे धरे नहीं है। फिर दूसरी बात ये है सर, मैं तो ये कहता हूँ जो डोंकी के थ्रू भेजा हमने, हम पछता रहे हैं आज। अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत वापस आए लोगों की बातें सुनकर यह साफ हो जाता है कि ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों की बात मैंने सुनी है, सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। ज्यादातर नौजवान सामान्य परिवारों के हैं, कोई 12वीं पास है तो कोई ग्रेजुएट है। इन्होंने अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी का सपना देखा, अमेरिका जाने के लिए एजेंट्स के चक्कर में फंस गए। पेरेंट्स ने भी बच्चों को सपोर्ट किया, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए अपना सब कुछ बेचकर पैसा जुटाया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा होगा, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पेरेंट्स को सुकून है कि बेटा वापस आ गया, बेटे को चिंता इस बात की है कि जमीन जायदाद सब बिक गया, कर्ज भी है, वो कैसे उतरेगा। अच्छी बात है कि सरकार ने स्वीकार किया कि इलीगल माइग्रेशन कराने वाले गैंग्स एक्टिव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका से वापस भेजे गए लोगों से बात करेगी और उन गैंग्स तक पहुंचेगी। इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में जो लोग लगे हैं उन्हें पकड़ेगी, और यह करना बहुत जरूरी है ताकि आगे से किसी के साथ इस तरह का न्याय ना हो। लेकिन हमने जिन लोगों की बात सुनी, जिनकी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां सुनी, उनसे यह सबक जरूर मिलता है कि कोई एजेंट 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ लेकर किसी को अमेरिका का या किसी और देश का अज़ली वीज़ा नहीं दिला सकता, उन्हें वहां भेज नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, वरना जेल पहुंचेंगे। और आपने देखा किस तरह से बेड़ियां लगाकर, हथकड़ियां पहनाकर डिपोर्ट किया जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, वीजा के लिए अप्लाई करें, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही विदेश जाएं। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। दिल्ली के चुनाव नतीजे आने में 36 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस दौरान अनुमानों का दौर जारी है। कल जो 10 एग्जिट पोल आए थे, उनमें से 8 में दावा किया गया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज भी 3 एग्जिट पोल आए हैं। इनका क्या अनुमान है यह मैं आपको बता देता हूं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिल्ली में पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 70 में से 45 से 55 सीटें और आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने की उम्मीद है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 48% 48% और आम आदमी पार्टी को 42% 42% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस को सिर्फ 7% और अंध के खाते में 3% का वोट शेयर आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि एग्जिट पोल में अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए अरविंद केजरीवाल ही लोगों की पहली पसंद है। केजरीवाल को 33% लोगों ने सीएम पद के लिए प्रेफरेंस दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट बचा पाएंगे। एक्सिस माई इंडिया ने दिल्ली की 7 लोकसभा इलाकों का डेटा जारी किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक नई दिल्ली लोकसभा सीट के इलाके में 10 असेंबली सीटें आती हैं और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में नई दिल्ली की 10 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार असेंबली इलेक्शन में भी लोकसभा चुनाव वाला नतीजा ट्रांसलेट होगा।
कई इलाकों में बीजेपी बड़े मार्जिन से आगे है। चांदनी चौक लोकसभा इलाके की 10 असेंबली सीटों में बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में आने वाली 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 8 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है। पूर्वांचली वोटर्स के डोमिनेशन वाले इलाकों में भी बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। ईस्ट दिल्ली की 10 सीटों में से 8 में बीजेपी के जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल में यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाकों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यहां भी पूर्वांचली वोटर्स की बड़ी तादाद है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की 10 में से बीजेपी को 9 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहां सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 2 इलाके ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को फाइट देती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां 10 सीटें हैं, बीजेपी को 6 और आम आदमी पार्टी को यहां 4 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में है। साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दक्षिण दिल्ली में आतिशी की कालकाजी और सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश की सीटें आती हैं। साउथ दिल्ली की 10 सीटों में से 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने का अनुमान जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया की तरह टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी को 45 से 57 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएनएक्स के मुताबिक बीजेपी को एग्जिट पोल में मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 49 से 61 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। आज दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को बुलाकर उनका फीडबैक लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा, एग्जिट पोल के नतीजे अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी को ग्राउंड से जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। फीडबैक उत्साह बढ़ाने वाला है और हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं बड़े उत्साह में थे और सबने जो अपनी रिपोर्टिंग की है तो वो रिपोर्टिंग दर्शाती है कि जो जनता का मूड हम सड़कों पे घूमते हुए देख रहे थे वो उससे मेल ही खाता है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी से। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि परसों जब रिजल्ट आए तो हम सब मिलकर दिल्ली को एक विकसित भारत की राजधानी कैसी होनी चाहिए उस विजन के साथ काम करने का अवसर दिल्ली की जनता हमें दे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नतीजों से काफी नाराज हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, एग्जिट पोल्स की हकीकत भी 2 दिन बाद सामने आ जाएगी। 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। 1 दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। मजे की बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने नतीजे आने से पहले ही हार मान ली है। संदीप दीक्षित ने कहा, उन्हें यह नहीं लगता कि दिल्ली में बीजेपी जीतेगी। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों पर उन्हें यकीन नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा, उन्हें लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को विकास से वास्ता नहीं है, वो मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। अभी तो नहीं लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अभी भी लोगों के अंदर में जो ये इनका मुफ्त बांटने का और फ्री का जो था वो ये था, और कोई आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये गरीबों के लिए करते हैं, ये हमारे लिए सब फ्री दे देते हैं, और एक भरोसा है कि आगे भी हमको फ्री मिलता रहेगा। वो 20-25 हजार का जो आंकड़ा देते हैं उससे लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन एक को लोगों में था। और कुछ मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए जितना, उतना नहीं था। बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे,
पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, एक अंग्रेजी में होता है ना, वेयर डू आई पुट माई बेट्स, तो मैं कहूंगा कि शायद आम आदमी बना लेगी, बट एज आई सेड आई रियली कांट से। ज्यादातर एग्जिट पोल तो कल ही आ गए थे। 10 में से 8 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को आगे दिखाया था, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने डेटा को एनालाइज करने के लिए 24 घंटे एक्स्ट्रा लगाए। उनका कहना है कि दिल्ली लोगों की संख्या के लिहाज से छोटा सेट हो सकता है, लेकिन कॉन्टेस्ट काफी क्लोज है, इसलिए उन्होंने इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाया, सोच समझकर रुझान बताए। वैसे भी भारत हो या अमेरिका, आजकल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत निकल रहे हैं, इसलिए पोल करने वालों को, एग्जिट पोल करने वालों को और अधिक चतुराई से काम करना होगा। हालांकि मिल्कीपुर बाई इलेक्शन में एग्जिट पोल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज जो कहा उससे साफ हो गया कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी हार मान चुकी है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग की बिल्डिंग पर कफन का सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। इसके बाद अखिलेश ने संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ हाथ में सफेद चादर लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, मिल्कीपुर में लोगों से वोट का अधिकार छीना गया और चुनाव आयोग बीजेपी के कस्टोडियन की तरह काम करता रहा। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं, अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं, वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। 500 से ज़्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है वो भी छीनना चाहते हैं। ये तो सब आपने देख लिया ना कि वोट के अधिकार को भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने दावा किया कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग को जो कफन भेजने की बात कर रहे थे, वो कफन उन्होंने सदन के भीतर स्पीकर को देने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर चुनाव को लेकर आरोप लगाने का पूरा हक है। वो कह सकते हैं कि उनके लोगों के साथ ज्यादती हुई, वो कह सकते हैं कि मिल्कीपुर में उनके लोगों को वोट डालने से रोका गया। वो इसकी शिकायत कड़े से कड़े शब्दों में दर्ज करा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को मरा हुआ डिक्लेयर करना मर्यादा के अनुरूप नहीं है। यूपी के लोगों ने वो जमाना देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, जब गुंडे वोटर को घर से निकलने नहीं देते थे। तब भी तरीका यही था कि इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाए, अगर वहां सुनवाई ना हो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। इसीलिए जिम्मेदार नेताओं को
संवैधानिक संस्थाओं के बारे में कफन डालने जैसी बात नहीं कहनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर कैसे जोरदार हमला बोला। मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। 92 मिनट की स्पीच में मोदी ने कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझाया। कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी है फैमिली फर्स्ट, बीजेपी का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मॉडल में झूठ, फरेब, करप्शन, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का घालमेल है, जबकि बीजेपी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सबका साथ सबका विकास का मंत्र समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मूल मंत्र है एक परिवार का विकास। और इसके बाद मोदी ने बताया कि कांग्रेस ने कैसे दलितों को उनके हकों से वंचित रखा, कैसे बाबा साहब का अपमान किया, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रौंद दिया। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 बार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस के जमाने में लाइसेंस राज की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में चीनी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, स्कूटर खरीदना है तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत थी, अगर स्कूटर बेचना हो तो उसके लिए भी लाइसेंस जरूरी था। मोदी ने कहा ये सारी बातें तो आज के नौजवानों को पता ही नहीं होंगी कि उनके माता पिता ने कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या बर्दाश्त किया, छोटी छोटी चीजों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं देश के नौजवानों को कहूंगा, लाइसेंस परमिट राज का कितना जुल्म था। देश विकास नहीं कर सकता था। कंप्यूटर का जब शुरुआती दौर था तो कंप्यूटर को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता था। कंप्यूटर लाने के लिए, मकान बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो सीमेंट के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था मकान बनाने की। शादी ब्याह में अगर चीनी की जरूरत हो, चीनी चाय पिलानी हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। यहां मौजूद एक एमपी है कांग्रेस के, उनके पिताजी खुद के पैसे से कार खरीदना चाहते थे। 15 साल तक उनको कार के लिए इंतजार करना पड़ा था। कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री
जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम होते नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत को नहीं होता है। मैं कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जो कहा वो कह रहा हूं। हाथ की सफाई कौन करता था भाई? ये कौन पंजा था? मोदी आज जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार टोका टाकी कर रहे थे। इससे पहले खड़गे ने जब चर्चा में हिस्सा लिया था तो उस वक्त उन्होंने कई शेर सुनाए थे। आज मोदी ने खड़गे को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। माननीय खड़गे जी, आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी, आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बताऊंगा। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच का फोकस कांग्रेस की पोल खोलने पर था, खास तौर पर नई पीढ़ी के लोगों की आंखें खोलने पर था। आज जो नौजवान 19-20 साल के हैं वो कांग्रेस के जमाने में 9-10 साल के थे। उससे पहले इमरजेंसी का जमाना तो उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा और लाइसेंस परमिट राज के दिन तो वो सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है इसीलिए मोदी ने आज पुरानी बातें याद दिलाई। कांग्रेस के राज में साहिल लुधियानवी, देव आनंद और किशोर कुमार जैसे बड़े कलाकारों को किस तरह से परेशान किया गया, ये बताया। ये समझाया कि उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस तरह पहरे लगाए जाते थे। मुझे वो ज़माना याद है जब चीनी खरीदने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए वाकई में परमिट लेना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें कोटे से मिलती थी। असल में जिन लोगों ने वो ज़माना नहीं देखा उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि अब भारत कितना बदल गया है। अब बदले हुए भारत में, डिजिटल इंडिया में नौजवानों की एस्पिरेशंस बढ़ी हैं। बहुत से लोगों ने जब होश संभाला तो स्मार्टफोन और इंटरनेट का ज़माना देखा, अच्छी सड़कें देखी, बेहतर ट्रेन्स देखी, मेट्रो देखी, हवाई जहाज देखा। इसीलिए आज मोदी ने इस नई पीढ़ी के लोगों को बताया कि डिजिटल इंडिया बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में उनकी सरकार ने कितना काम किया। आज अगर डिजिटल तरीके से पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचता है, दवाई और पढ़ाई दोनों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, देश में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, डेटा सस्ता है,
मोबाइल फोन से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत में बन रहे हैं, तो ये बड़ा बदलाव है और ये पिछले 10 साल में ज्यादा हुआ है। अगर इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलता है तो इसमें गलत क्या है। बांग्लादेश में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। खालिदा जिया की बीएनपी और जमात इस्लामी के सपोर्टर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सपोर्टर्स को एक बार फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राजधानी ढाका के अलावा चटगांव, त्रिशाल, बारिसाल, मेमनसिंह, खुलना, कुश्तिया और सिलट जिलों में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया। शेख हसीना के फैमिली मेंबर्स के घरों पर हमला किया गया, आग लगाई गई। ढाका में शेख मुजीब के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। शेख मुजीब के इस घर को म्यूजियम बनाया गया था। इसके अलावा शेख हसीना के घर को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। असल में शेख हसीना ने कल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करने का ऐलान किया था। जैसे ही बीएनपी और जमात के लोगों को उसकी खबर लगी तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। चटगांव, त्रिशाल, मेमनसिंह और बारिसाल में अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमले हुए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को भारत से वापस लाकर उन पर मुकदमा चलाने और उनकी पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि बीएनपी और जमात के हिंसक विरोध के बाद भी शेख हसीना ने अपने सपोर्टर्स को एड्रेस किया और मोहम्मद यूनुस सरकार से इंसाफ करने की मांग की। शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं। उन्होंने दिल्ली में बैठकर बांग्लादेश में अपने सपोर्टर्स को एड्रेस किया। ये बात बांग्लादेश की सरकार को पसंद नहीं आई। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ढाका में इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके शेख हसीना के भाषण पर आपत्ति जताई।